हमने देखा था कि बेसिक इंटरफेस यूनिटी 3D का क्या होता है, और हमने डिफरेंट टूल्स देखी थी कि ऑब्जेक्ट्स को मूव कैसे करते हैं, रोटेट कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट एडिट विंडो क्या होती है और गेम विंडो क्या होती है। तो ये जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट की हमने ली थी। अब हमने अपना पहला स्क्रिप्ट लिखना है और हमने एक स्क्रिप्टिंग एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। जब भी आपने कोई स्क्रिप्ट क्रिएट करना है, स्क्रिप्ट का मतलब है कोड, तो उसमें जाके आप C# स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे और इसको मैं कह देता हूँ टेस्ट स्क्रिप्ट। ये मेरे पास स्क्रिप्ट क्रिएट हो गया है। तो और इसके बाद एक जो काम करना है, आपने फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम आपने रखना है स्क्रिप्ट्स। आपके जितने कोड होंगे इस स्क्रिप्ट फोल्डर में जाएंगे। इससे आपका जो सारा हायरार्की है मैस नहीं क्रिएट होगा। इधर हर चीज़ अपने फोल्डर में होगी तो अंडरस्टैंड करना आसान होगा। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो हमने स्क्रिप्ट क्रिएट किया, इस स्क्रिप्ट के थ्रू कुछ परफॉर्म करें। जैसे कोई टास्क परफॉर्म करना है, इस स्क्रिप्ट के थ्रू कोई कोड लिखेंगे जिससे कोई टास्क परफॉर्म हो। तो इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये कोड आपका विजुअल स्टूडियो में ओपन होगा। विजुअल स्टूडियो आपका जो है, जब यूनिटी हब जो है, जब आप उसमें इंस्टॉल में जाते हैं तो आप इधर जाके ऐड मॉड्यूल्स में जाएंगे और आपके सामने इसको ओपन करेंगे ऐड मॉड्यूल्स, और या आप विजुअल स्टूडियो क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। या विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी वर्जन आप फ्री ऑफ कॉस्ट वैसे भी माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बस जस्ट मेक श्योर करना है कि उसमें आपसे यूनिटी की एक्सटेंशन जो है वो आपने क्लिक कर देनी है ताकि ये यूनिटी के साथ इंटीग्रेट हो जाए। मेरा ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। और एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि एक्सटर्नल टूल्स में जाएंगे, सेटिंग्स, प्रेफरेंसेस एंड एक्सटर्नल टूल्स, और ये आपका जो स्क्रिप्ट एडिटर है ये विजुअल स्टूडियो इधर होना लाजमी है, अदरवाइज़ ये कोड वर्क नहीं करेगा। मेरा ऑलरेडी सारा कोड का एनवायरनमेंट सेटअप है तो मुझे ये दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी फंक्शन होगा आपने रिमूव कर देना है। C++ के अलावा जितनी लैंग्वेजेस हैं, फॉर एग्जांपल C# और जावा, इनमें आपका जो कोड है वो विद इन अ फंक्शन होना चाहिए। हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, void func टेस्ट फंक्शन, इसका नाम रख देते हैं, और इस फंक्शन में हम लिखते हैं debug.log। debug.log का मतलब है कि जो भी चीज़ आप प्रिंट करवाना चाहते हैं स्क्रीन पे वो इसमें लिखेंगे। ये हमने एक फंक्शन बना लिया। मैं इधर से जाके ये कंपाइल होगा। अगर कोई इसमें इस कोड में कोई एरर होगा तो हमारे पास वो एरर इधर शो हो जाएगा। लेट्स सपोज मैंने एक इंटेंशनली एरर, सेमीकोलन एरर इंट्रोड्यूस करवा दिया। यहाँ पे एरर शो होगा कि आपके कोड में एरर है। ये देखें, ये आपकी कंसोल विंडो है, आपने इसको इधर अटैच कर देना है। ये एरर बता रहा है। कंट्रोल सेव करूँगा एरर रिमूव करके, वापस आऊँगा तो आप देखेंगे ये एरर रिमूव हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज़ ऑटोमेटिक। अब ये हमारे पास जो कोड आया, इस कोड को जब हम प्ले करेंगे नथिंग हैपन्स हेयर। इस कोड का इस सीन में होना लाजमी है। जो भी चीज़ इस सीन, इस हायरार्की विंडो में होगी वही इधर एग्जीक्यूट होगी। तो इसको पिक करके हम इसको हम किसी ऑब्जेक्ट पे ड्रॉप करेंगे। अब जैसे आपको पता है कि क्लासेस में ऑब्जेक्ट बनते हैं, तो इसमें हमने जो ऑब्जेक्ट बनाना है वो ऑब्जेक्ट कोड के थ्रू नहीं बनाना। सिंपल यहाँ पे जाएंगे क्रिएट एम्प्टी, इसको हम कर देते हैं रीसेट, इसका नाम रखते हैं टेस्ट ऑब्जेक्ट।
कोई भी नेम रख दे इसका। इस कोड को इसके ऊपर ड्रॉप किया। अब देखते हैं कि ये इस टेस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारा कोड आ गया। अब हम प्ले करते हैं। अब देखेंगे इधर नथिंग हैपन्स। वाई? बिकॉज इस फंक्शन को हमने कॉल ही नहीं किया। इस फंक्शन को कॉल कहाँ पे करेंगे? दैट्स द पॉइंट। तो इसका सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि एक ऐसा फंक्शन हमारे पास यूनिटी में अवेलेबल है जो कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, जिसको हम कहते हैं स्टार्ट फंक्शन। ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता है। दिस इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन, दिस इज़ अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन हैज़ टू बी कॉल्ड and the built-ins, there are some built-in functions which can be automatically called. So this function is automatically called। जैसे ही ये स्क्रिप्ट मेमोरी में आएगा, जैसे ही मैं प्ले का बटन क्लिक करूँगा, ये स्क्रिप्ट रैम में जाएगा, सबसे पहले ये स्टार्ट का फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होगा। जितने मर्ज़ी मैं और फंक्शन बना दूँ, सबसे पहले यही कॉल होगा। इसको मैं बेशक फर्स्ट पे रख दूँ, इसको बेशक मैं इधर से ख़त्म करके लास्ट में लगा दूँ, ये फंक्शन सबसे पहले कॉल होगा और ऑटोमेटिकली कॉल होगा। तो मैं इसको कट करता हूँ, इसमें जाके पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता है। जैसे ही ये रैम में जाएगा, स्क्रिप्ट रैम में जाएगा, सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। मैंने प्ले का बटन दबाया, यू कैन से हेलो आ गया, हेलो लिखा आ गया। whatever I write here, it gets printed at console window, hello world 1 2 3। अब मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूँगा तो इस हेलो की जगह हेलो वर्ल्ड 1 2 3 आ जाएगा। आप देख रहे हैं हेलो वर्ल्ड 1 2 3। सो रिपीट करता हूँ, मैंने एक स्क्रिप्ट बनाया, उस स्क्रिप्ट को मैंने ड्रॉप करना है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। इस स्क्रिप्ट को मैं इस मेन कैमरा पे भी ड्रॉप कर सकता था, डायरेक्शन लाइट पे भी ड्रॉप कर सकता था, लेकिन बेस्ट अप्रोच ये है कि उस हर स्क्रिप्ट का एक अलहदा ऑब्जेक्ट बना लिया जाए। आसान वर्ड्स में इसको आप ऐसे कंसीडर करेंगे कि ये इस स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट ये है, तो इस स्क्रिप्ट को इस ऑब्जेक्ट पे मैंने अटैच करना है। तो मैं इसको सिंपली इसके ऊपर जब ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ये अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद हम इसमें जाके एक स्टार्ट फंक्शन बनाएंगे जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है, और उस फंक्शन में हम जो मर्ज़ी करें वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होगा। जैसे ही ये स्क्रिप्ट रैम में जाएगा, एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले ये फंक्शन कॉल होगा। इससे पहले एक और फंक्शन होता है अवेक, उसकी तरफ अभी हम नहीं जा रहे, वो उसका कॉन्सेप्ट बाद में देखेंगे। वो स्टार्ट से भी पहले एग्जीक्यूट होता है, लेकिन स्टार्ट इज़ द मोस्ट कॉमन फंक्शन, सो इसलिए हम स्टार्ट को देख रहे हैं। तो इसके नेम से क्लियर है कि सबसे आपका स्क्रिप्ट हमेशा इसी फंक्शन से स्टार्ट होगा। अब ये तो हो गया कि ये फंक्शन एक दफ़ा कॉल होता है। अब हमने देखना है कि एक फंक्शन को बार बार कैसे कॉल करें। एक तो तरीका ये है कि उस पर लूप लगा दें। दूसरा तरीका क्या है, इधर एक फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है अपडेट का। सिंपल आप अपडेट लिखेंगे, ये आपके पास एक अपडेट का फंक्शन है। और अगर मैं इसको कॉपी करूं और इधर मैं पेस्ट कर दूं, ये अपडेट क्या करेगा, ये इस लाइन को बार बार प्रिंट करना शुरू कर देगा जब तक मैं गेम को अनप्ले नहीं कर देता। ये अपडेट का फंक्शन क्या करेगा, ये इस लाइन को बार बार प्रिंट करना शुरू कर देगा जब तक मैं गेम को स्टॉप नहीं कर देता। सो मैं प्ले का बटन दबाऊंगा, आप देखेंगे कि ये प्रिंट होना शुरू हो गया है। 300 400 500 ये चलता जाएगा जब तक मैं अनप्ले नहीं करूँगा। तो ये जो इसकी स्पीड है कि ये कितनी दफ़ा प्रिंट होगा, ये डिपेंड करता है कि आपके फ्रेम्स कितने हैं। एक यूजुअली आपके अराउंड 150 फ्रेम्स, मोबाइल पे जब आप गेम खेल रहे हैं तो 150 फ्रेम होना लाजमी है। कंप्यूटर पे 60 फ्रेम्स, 40 to 60 फ्रेम्स लाजमी है। मोबाइल पे अराउंड 150 फ्रेम्स होना लाजमी है। एट दिस टाइम अगर हम
स्टैट्स में जाते हैं, सॉरी स्टैट्स में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमें कितने फ्रेम मिल रहे हैं। प्ले करता हूँ मैं इसे। हमें अराउंड 150 फ्रेम्स मिल रहे हैं, जो कि अराउंड 120 130 तक हमें आ जाए तो दैट्स वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सो हमें अराउंड 150 मिल रहे हैं, सो दैट्स गुड। ये फ्रेम्स आपके मस्ट बी मोर देन 100 ऑन फॉर मोबाइल फ़ोन एंड मस्ट बी मोर देन 40 फॉर कंप्यूटर्स। अदरवाइज़ आपकी गेम में लैग आएगा, गेम आपको मज़ा नहीं आएगा खेलने में। सो ये है, जितने फ्रेम्स आपको पर सेकंड मिल रहे हैं ये उतने सेकंड में उतनी दफ़ा प्रिंट होगा। अपडेट फंक्शन कैसे वर्क करता है, जितने फ्रेम्स पर सेकंड आपको मिल रहे हैं ये उतनी दफ़ा इस फंक्शन को कॉल करेगा। अगर एक सेकंड में आपको 70 या 70 फ्रेम मिल रहे हैं तो ये 70 दफ़ा पर सेकंड कॉल होगा। सो ये हमारे पास दो बेसिक फंक्शन है। नेक्स्ट जो इसमें अब एक हमने चीज़ देखनी है कि नेक्स्ट जब हम देखेंगे कि यूज़र से इनपुट कैसे ली जाती है, तो यूज़र से इनपुट लेनी है तो लॉजिकली देखें क्या हम स्टार्ट में वो इनपुट लेंगे कि अपडेट में हम इनपुट लेंगे। स्टार्ट का फंक्शन जस्ट एक दफ़ा कॉल होगा, तो अगर तो हम स्टार्ट में इनपुट लेना शुरू कर देंगे तो वो इनपुट कभी काउंट ही नहीं होगी, क्योंकि ये एक दफ़ा चलेगा, उसके बाद इस फंक्शन कभी चलेगा ही नहीं। जस्ट इट्स कॉल्ड ओनली वंस। बट ये ऐसा फंक्शन है जो बार बार कॉल हो रहा है, हर सेकंड में 100 टाइम 150 टाइम कॉल हो रहा है। तो यूज़र जो इनपुट देगा, क्योंकि ये फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है, तो यूज़र इस फंक्शन में इनपुट देगा। तो अपडेट फंक्शन में हमेशा इनपुट दी जाती है। तो थोड़ा सा हम इसमें डायरेक्टली इसमें इनपुट देने की बजाय हम क्या करते हैं, प्राइवेट लिखना लाजमी नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट ही होता है। वाइड इंटरनल होता है या प्राइवेट होता है, ऑलमोस्ट द सेम थिंग्स। यूज़र इनपुट, ये मैंने यूज़र इनपुट का फंक्शन बना लिया, और इसमें मैंने क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेने के लिए सबसे पहले हमें एक इफ़ फंक्शन लगाना पड़ेगा, इफ़, और ये फंक्शन है इनपुट डॉट गेट की डाउन गेट की। ये दो फंक्शन है। गेट की ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूसली आपकी इनपुट को कैप्चर करता रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं स्पेस को प्रेस करके रखता हूँ, तो स्पेस को मैं 5 सेकंड्स प्रेस करके रखता हूँ, तो ये जितनी फ्रेम्स आएंगे ये उतनी दफ़ा प्रेसेस को काउंट करेगा। जैसे हम ए को प्रेस करके लिखें और लिखा जाता है ए ए ए ए ए, तो अगर आपने वो बिहेवियर लेना है कि बटन आपका प्रेस है और आपने कंटिन्यूस इनपुट लेनी है, तो आप गेट की लेंगे। लेकिन अगर जब आपने सिर्फ एक दफ़ा इनपुट लेनी है, मैं एक दफ़ा ए को एक दफ़ा प्रेस करूँ तो वो एक दफ़ा ही काउंट हो, मैं उसके बाद मैं उसको जितना मर्ज़ी प्रेस करके रखूँ वो जस्ट एक दफ़ा काउंट हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, इनपुट गेट की डाउन इज इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर की कोड डॉट ये अप एरो, ये जो आपका जिस अप एरो जो 4 एरोज होते हैं लेफ़्ट राइट डाउन, ये उनका अप एरो आ गया। तो ये फंक्शन है आपका। गेट की डाउन के आगे ब्रैकेट लगाएंगे, उसके अंदर आप अपना की कोड लगाएंगे, कौन से की इनपुट लेनी है। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं प्रिंट डीबग डॉट लॉग inp1। ये हमारी इनपुट 1, यह है गेट की डाउन। अब मैं आपको बिहेवियर बताता हूँ गेट की का बिहेवियर क्या है। सिंपल गेट की का, इसमें हम इनपुट लेंगे डाउन एरो की। अब आपने याद रखना है जो डाउन एरो है उस पर इनपुट 2 है और अप एरो है उस पर इनपुट 1 है। हमने ये यूज़र इनपुट फंक्शन बनाया, लेकिन इसको हमने कॉल नहीं किया।
ये दो फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। यूज़र इनपुट का फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होगा क्योंकि यूज़र डिफाइन फंक्शन है, तो इसको हम इस अपडेट फंक्शन में डालेंगे। याद रखना है हमेशा, जो आपका अपडेट फंक्शन है, इनपुट वाला फंक्शन हमेशा अपडेट फंक्शन में आएगा। ये सारा कोड मैं डायरेक्टली इसके अंदर भी लिख सकता था कि इधर इसका अलहदा फंक्शन ना बनाता, ये सारा कोड मैं इसी के अंदर लिख देता। लेकिन इसमें मसला ये था कि जब आप अपडेट फंक्शन बनाना शुरू करते हैं, अपडेट फंक्शन में डायरेक्ट फंक्शनैलिटी डालना शुरू कर देंगे, तो एक टाइम आएगा कि अपडेट फंक्शन में हंड्रेड्स ऑफ लाइन्स हो जाएंगी। तो इस वजह से उस लाइन्स को कंट्रोल करने के लिए, कोड को साफ़ सुथरा रखने के लिए और कंट्रोल को रीडेबल रखने के लिए हर एक फंक्शनैलिटी का फंक्शन आपने बना लेना। इनपुट का फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को मैं इधर कॉल करूँगा, तो मुझे ये पूरा फंक्शन इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उसका नेम लिखूँगा तो ये पूरी फंक्शनैलिटी इसके अंदर आ जाएगी, कोड हमारा क्लीन रहेगा। अब हम आते हैं, दोबारा प्ले करते हैं इसे। आपने इस कंसोल विंडो को वॉच करना है। मैं ये इनपुट वन हमारे पास क्या है, अप एरो। मैं अप एरो को प्रेस कर रहा हूँ। हमेशा आपने जहन में रखना है कि जब भी आपकी इनपुट आना बंद हो जाए, मेक श्योर करें कि आप इस गेम विंडो पे क्लिक करें। अगर आप इधर क्लिक करेंगे और आप इनपुट देंगे, इस एरिया में कहीं भी ये इनपुट नहीं आएगी, आपको इधर क्लिक करना लाजमी है ताकि उसको पता लग जाए कि आप इनपुट गेम में इनपुट लेना चाह रहे हैं। तो अब मैं ये प्रेस करूँगा, आप देखेंगे इनपुट इधर चेंज हो रही है। क्लियर करता हूँ। अब मैंने ये अप एरो दबा के रखा हुआ है। आप देखेंगे दबा के रखने के बावजूद ये सिर्फ एक दफ़ा ही काउंट हुआ है। इसकी वजह क्या है कि गेट की डाउन, ये जस्ट वन काउंट लेगा, आप की को जितनी देर मर्जी देर दबा के रखें। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसी इनपुट लूँ कि की को जब तक दबा के रखूँ इनपुट आती रहे, तो मैंने उसके लिए जो फंक्शन बनाया डाउन एरो का, उसमें गेट की डाला और उसको नाम दिया इनपुट 2 का। मैं अब दबा के रखूँगा, देखें मैंने प्रेस किया हुआ, आप देखेंगे इनपुट कंटिन्यूसली आ रही है, कंटिन्यूसली इनपुट आती जा रही है। तो ये दो फंक्शन हैं, गेट की डाउन, गेट की, आपने ये जहन में रख के यूज़ करने हैं आपको किसकी ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिंपल एक मैं आपके सामने कोड लिख देता हूँ। यहाँ पे हम एक लेते हैं इंटीजर इज इक्वल टू 0, इंट आई इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ कि जब मैं इनपुट 1 दूँ तो जो आई है उसमें प्लस प्लस हो, आई में इंक्रीमेंट हो जाए 1 का। और इसको मैं कहता हूँ राइट एरो। अब राइट एरो, जब मैं राइट दूँ इंक्रीमेंट हो जाए, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, या हम इसको ऐसे लिख देते हैं, एल्स इफ लेफ्ट एरो हो तो इसमें डिक्रीमेंट हो जाए 1 का। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही मैं राइट एरो दबाऊंगा तो ये इस 0 में क्या हो जाएगा 1, फिर दबाऊंगा 2, जैसे ही मैं लेफ़्ट एरो दबाऊंगा तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर 2 पे था तो 1 हो जाएगा, 1 पे था तो 0 हो जाएगा, 0 पे था तो -1 हो जाएगा। इस फंक्शन को फ़िलहाल मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और हमने क्या करना है, इसके बाद इसको प्रिंट भी करना है ताकि देखना भी है कि हमारे पास जो चेंजिंग आ रही हैं वो क्या है। आई की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, आई। ये कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जो भी आई की वैल्यू होगी प्रिंट होती जाएगी। सो अब इसमें अपने लॉजिक समझना है। स्टार्ट में आई की वैल्यू क्या है, 0। तो उसके बाद अपडेट फंक्शन में आएगा, अपडेट फंक्शन में आकर देखेगा कि कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, वो इस फंक्शन को कॉल करेगा। इस फंक्शन में आएगा, वो देखेगा क्या कोई कंडीशन ट्रू है, कोई कंडीशन ट्रू नहीं है। जब तक ये बटन प्रेस नहीं होता कोई कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो सारा कोड डिस्कार्ड हो जाएगा, डायरेक्ट इस पे आ जाएगा। इधर हमारे आई की वैल्यू क्या है, 0। और अपडेट फंक्शन मल्टीपल टाइम्स कॉल होता है, जितने भी आपके फ्रेम्स पर सेकंड आ रहे हैं उतनी दफ़ा।
तो जब मैं इसे प्ले करूँगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे ये मल्टीपल टाइम पर 0 आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये अपडेट फंक्शन में है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसे इनपुट दूंगा। ये आपके सामने 0 0 आ रहा है। मैंने राइट का बटन दबाया, 1 आ गया, फिर दबाया 2 आ गया। ये एक एक इंक्रीमेंट करता जा रहा है। राइट का बटन फिर प्रेस करूँगा, 4 हो जाएगा। अब मैं लेफ़्ट का बटन प्रेस करता हूँ, 3 हो जाएगा। अब मैं फिर लेफ़्ट का बटन करता हूँ, 2 हो जाएगा। दोबारा करूँगा लेफ़्ट, 1, दोबारा करूँगा 0, दोबारा लेफ़्ट दबाऊँगा -1। सो एक और इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। इफ़ आई कीप प्रेसिंग द बटन, क्या चेंज आता जाएगा? अब मैंने राइट बटन प्रेस करके रखना है। ये मैंने राइट बटन प्रेस किया हुआ है, कंटिन्यूसली प्रेस किया हुआ है, लेकिन इंक्रीमेंट 1 ही हो रहा है। वजह इसकी क्या है? फिर मैं प्रेस करता हूँ, 2 हो गया। आई एम स्टिल कीप प्रेसिंग द राइट बटन, लेकिन इंक्रीमेंट 1 नहीं हुआ। वजह क्या है कि ये जो आपका है गेट की डाउन, ये जस्ट एक दफ़ा इनपुट लेगा। उसके आप जितनी देर मर्ज़ी बटन प्रेस करके रखें, जस्ट एक दफ़ा इनपुट लेगा। लेकिन अगर मैं इसको सिंपल गेट की कर देता हूँ, अब क्या होगा? अब जब तक जितनी दफ़ा ये अपडेट फंक्शन चलेगा, उतनी दफ़ा यूज़र इनपुट कॉल होगी, और उतनी दफ़ा ये बटन जो है उसकी इनपुट कॉल की जा सकती है। लेट्स सपोज एक अपडेट जो फंक्शन है वो 60 दफ़ा कॉल हो रहा है, तो उस अपडेट फंक्शन में ये मैं कोड डालता हूँ गेट की वाला, और मैं बटन को प्रेस करके रखता हूँ, तो ये गेट की का 60 टाइम्स या 70 टाइम्स जितने भी फ्रेम्स आ रहे हैं उतनी दफ़ा आपका ये इंक्रीमेंट करता जाएगा, क्योंकि इसने जितने फ्रेम्स आ रहे हैं उतनी इनपुट्स ले लेनी है। गेट की आपका फ्रेम्स पे डिपेंडेंट है, जितने फ्रेम्स आ रहे हैं ये उतनी दफ़ा इनपुट लेगा। इसलिए जब तक आप इसको प्रेस करके रखेंगे इनपुट लेता जाएगा। इसको टेस्ट करते हैं। ये मैंने प्ले किया गेम को। अब मैं इसको राइट बटन एक दफ़ा प्रेस करूँगा और प्रेस करके रखूँगा। अब देखें चेंज क्या आएगी। ये मैं प्रेस करने लगा हूँ, ये मैं प्रेस करके रखा है। अब देख रहे हैं कि वो इंक्रीमेंट होता जा रहा है, होता जा रहा है। इसका क्या मतलब है? जब तक मैं प्रेस करके रखूँगा उतनी देर वो इनपुट लेता रहेगा। अब मैं जाता हूँ लेफ़्ट पे। अभी मैंने कोई बटन प्रेस नहीं किया, मैं लेफ़्ट बटन प्रेस करूँगा और प्रेस करके रखूँगा। अब देखेंगे डिक्रीमेंट होता जा रहा है। जब तक मैं प्रेस करके रखूँगा डिक्रीमेंट होता जाएगा। तो ये था हमारा बेसिक स्क्रिप्टिंग। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि कैलकुलेटर इसमें कैसे बनाते हैं विजुअली। जैसे आपने ये जो कैलकुलेटर है आपके पास, ये इस तरह का एक कैलकुलेटर हम यूनिटी में कैसे बना सकते हैं। इसका मकसद सिर्फ सीखने का ये है कि एक छोटी सी ऐप बना के इसकी इंटरफेस को, इसकी फंक्शनैलिटी को और कैनवस समझ लिया जाए। जब आप ये एक कैलकुलेटर बना लेंगे आपको कैनवस की समझ आ जाएगी, इनपुट्स देना लेना समझ आ जाएगी, बहुत सी चीज़ें आपको इसमें समझ आ जाएंगी, और इसके बाद आप श्योरली कोई भी गेम बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सेकंड लेक्चर इतना ही था। थर्ड लेक्चर में देखेंगे एक सिंपल कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं। इसके अलावा मैं अपना इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, उसको ज़रूर फॉलो करें। इसके अलावा ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो पहुँचती रहे।